किसी भी प्रकार की जब भी हम लोग कोई चीज सोचते हैं तो बड़ा ही सोचना चाहिए। दो तरह के लोग होते हैं जो सिर्फ सोचने का कार्य करते हैं। सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, एट लास्ट सोचने के बाद वो कार्य इंप्लीमेंट ही नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़ा सोचते हैं, वो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और भरोसा रखने के साथ ही उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और जब वो इंप्लीमेंट करते हैं तो एग्जीक्यूट भी होता है, और जब एग्जीक्यूट करते हैं तो 100% वो सफल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बड़ा सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सोचिए, बड़ा सोचने के साथ साथ अपने आप को इंप्लीमेंट भी करना शुरू कीजिए। उस पे आप पहला कदम उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं, ये आपके अंदर डेडिकेशन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट या कोई कैंडिडेट्स होता है, वो ईपीएफओ कर्मचारी या ईपीएफओ के बारे में सोचता है कि नहीं, मैं अब अधिकारी लेवल पे काम करूंगा, तो उसने पहले ही बड़ा सोचना शुरू कर दिया। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सोच रहा है, उसके लिए कोई इनिशिएट नहीं कर रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं उसका जो है सफलता तो मिल नहीं पाएगी। तो सिर्फ वो सोचने का कार्य कर रहा है, आगे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कथनी और करनी में अंतर पड़ गया उसके। तो इसी तरीके से आपको सिर्फ सोचना ही नहीं है, सोचने के साथ साथ काम भी करने हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैडम निर्मला सीतारमण जी की बात करते हैं। मैडम निर्मला सीतारमण जी जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 9 मई को कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है। और ये स्टेटमेंट कहां पे दी है? बैंगलोर में दी है, बैंगलोर में। अब ये बैंगलोर में क्या, स्टेट में कुछ बैठक चल रही थी इंटरप्रेन्योरशिप्स की, वहां पे उन्होंने एक बैठक की और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि देश भर में जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी कि भारत सरकार की तरफ से जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उनका जो भारतीय लगभग लगभग 556 मिलियन लोग फायदा उठा रहे हैं इसका। अब ये योजनाएं एक नहीं है, ये योजनाएं कई हैं। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होगी, प्रधानमंत्री बीमा योजना होगी, जीवन ज्योति बीमा योजना होगी, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजनाएं हो गई, या प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गई। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि भारतीय पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिसमें 556 मिलियन भारतीय इसका पूरी तरीके से फायदा उठा रहे हैं। ये अब आपकी एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के रिगार्डिंग था। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज अगर घटित हो रही है तो करंट से रिलेटेड भी चीजें उसको डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, यह मंत्रालय कौन देख रहा है? स्मृति ईरानी जी देख रही हैं। इस मंत्रालय की तरफ से एक योजना आई थी जिसका नाम था पोषण। अब ये पोषण 1.0 चल रहा था। अब 9 मई को पोषण 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। पोषण 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, उन्होंने घोषणा की। और इसकी थीम क्या रखी गई है? पोषण भी पढ़ाई भी। अब ये पोषण भी पढ़ाई भी का मतलब क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश में गरीबी बहुत है। बहुत सारे ऐसे मजदूर माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में या किसी विद्यालय में भेजना तो चाहते हैं, लेकिन वो भेज नहीं पाते। कारण ये होता है कि उनकी फीस, एक तो सबसे पहला कारण ये होता है कि फीस, पैसे कलेक्ट नहीं कर पाते। दूसरा कारण क्या होता है कि उनको पैसे कमाई करने के लिए अपने बच्चों को लगा देते हैं, लेबर मजदूरी यानी कि बाल मजदूरी करवाना शुरू कर देते हैं, और बाल मजदूरी के चलते उनको खाने को मिल जाता है। सरकार ने इस इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश की। सरकार ने या गवर्नमेंट ने यह कहा कि अगर बच्चे खाने के बहाने उनको बुलाया जाए तो वो पढ़ भी सकते हैं, उनको शिक्षा भी मिल सकती है, उनको पोषण भी मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं पोषण 2.0 में पोषण भी पढ़ाई भी ये स्कीम लॉन्च की गई है। प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील के नाम से जो योजनाएं चलती हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मिड डे मील योजनाएं चलती हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से सर्कुलेट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ये किसकी जवाबदेही होती है? जिलों की जवाबदेही होती है। जैसे कि एक सर्कुलेशन है, जैसे मान के चले एक मंत्रालय ने मिड डे मील की शुरुआत की। अब मंत्रालय इंप्लीमेंट करेगा किससे? हर एक स्टेट से।
अब स्टेट इंप्लीमेंट यानी कि मुख्यमंत्री जो जवाबदेही करेंगे किससे? हर एक जिला अधिकारी से, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स जो होते हैं उनसे जवाबदेही करेंगे। अब जो डीएम है वो देखेंगे कि प्राथमिक विद्यालय में प्रॉपर तरीके से मिड डे मील वो पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। कई बार ऐसे बहुत सारे न्यूज आपने देखे होंगे कि मिड डे मील में जो खाना मिलता है उसमें कॉकरोच घूम रहा है। जो मिड डे मील के सुबह के नाश्ते मिलने चाहिए जैसे कि अंडा, दूध और कुछ दलिया टाइप की जो पोषण युक्त खाने होते हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो टीचर खा लेती हैं, जो सरकारी कर्मचारी होती हैं वो खा लेती हैं, और बच्चों को जो प्रॉपर खाना मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो सरकार मॉनिटरिंग करती है, इसी मॉनिटरिंग के अनुसार उसको चलाने का प्रयास करती है, उस स्कीम को चलाने का प्रयास करती है। तो पोषण भी, पढ़ाई भी, इस स्कीम को, इस थीम को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से इसको चालू किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ स्कीम्स के 8 साल पूरे हो गए। अब उस 8 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 मई को कहा कि ये 8 साल पूरे होने के बाद ये बहुत ही लोगों के लिए फलदायक साबित हुआ। साथ ही साथ यहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाओं के 8 साल पूरे होने की जन सुरक्षा योजनाओं के सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी। इनमें से कौन कौन सी योजनाएं थी? सबसे पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसके बारे में हम लोग ने कल डिस्कशन किया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की मिनिमम एज कितनी होती है? 18 साल होती है। मैक्सिमम एज कितनी होती है? 70 साल होती है। इसकी जो प्रीमियम वैल्यू होती है वो प्रीमियम वैल्यू कितनी होती है? 20 रुपए होती है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दौरान अगर कोई रिस्क कवर करता है तो रिस्क कवर कितना करता है? 2 लाख का करता है। अपंगता या फिर विकलांगता या दिव्यांगता हासिल होती है तो 1 लाख मिलता है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 8 साल पूरे हो गए। ठीक इसी तरीके से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के भी 8 साल हो गए। इसमें 18 साल से 50 साल की आयु होती है। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 50 साल। इसमें जो प्रीमियम राशि भरी जाती है लोगों के द्वारा 436 रुपए भरी जाती है। 2 लाख का मुआवजा मिलता है। अगर किसी भी प्रकार से नैसर्गिक या नेचुरल मृत्यु होती है तो 2 लाख कवर किया जाता है, उनके परिवार वालों को दिया जाता है। अटल पेंशन योजना जो अभी तक में हाईएस्ट सब्सक्राइबर साबित हुए हैं, ये करंट अफेयर्स का न्यूज है। 5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं जो अटल पेंशन योजना में इसका लाभ उठा रहे हैं। और अटल पेंशन योजना में जो मिनिमम पेंशन मिलती है वो 1000 और मैक्सिमम पेंशन जो मिलती है वो 5000 मिलती है। ये सभी योजनाएं फलीभूत की जा रही हैं केंद्र सरकार के द्वारा, और कहा जा रहा है कि ये बेनिफिशियरीज हैं, ये बेनिफिशियरीज भारत के लोगों को मिला है। अब बात करते हैं, भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम के बारे में आज जानते हैं। इसका नाम है PMJAY। क्या नाम है? PMJY या PMJ बोल सकते हैं इसको। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत एक आयुष्मान भारत योजना बनाया गया। इसमें गरीबों के लिए विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम लाई गई। पहले क्लास में, दूसरे क्लास में, तीसरे क्लास में भी मैंने ये बताने की कोशिश की कि सरकार उन वंचित लोगों को वो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार लोगों को क्या कहते हैं, रोजगार सुविधा देना, या फिर जो पिछड़े वंचित वर्ग के लोग हैं उनको आगे बढ़ाना, यानी कि समाज के मुख्य धारा में उनको आगे बढ़ाना। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में एक टर्म्स निकल कर आता है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना गरीबों की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा देने वाली योजना भारत सरकार की तरफ से दी गई है। इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत में लिया गया। इसी के टर्म्स में इसका एक मंत्रालय भी बनाया गया है और इसको कहते हैं आयुष मंत्रालय। और ये आयुष मंत्रालय कौन देख रहा है? सर्बानंद सोनोवाल देख रहे हैं। कौन देख रहा है? सर्बानंद सोनोवाल देख रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल ये कौन है? ये मंत्री हैं जो कि आयुष मंत्रालय देख रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें लक्ष्य रखा गया
कि 10 करोड़ से अधिक परिवार, 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, ऐसा इस योजना के अकॉर्डिंग बताया गया। ये भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का ऐसा पहला योजना है जो कि सबसे बड़े स्तर पर हेल्थ स्कीम्स की शुरुआत की गई। अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वहां पे अलग अलग प्रकार के मेडिकल चेकअप मुहैया कराए जाएंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं उनको किसी भी देश के किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में उनको असिस्टेंस मिला जाएगा और साथ ही साथ वो सारे कवरेज दिए जाएंगे जो उनको मिल सकते हैं। छोटी बड़ी कुल 473 से अधिक बीमारियों का कैशलेस इलाज किया जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचता है, खासतौर की सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचता है, तो उनका कैशलेस इलाज किया जाएगा। किसी भी तरीके का कोई पैसे ना लिया जाए, ये कोशिश की जाएगी। इवन उनके आगे के पोषण के लिए उनको सब्सिडीज दी जाती है सरकार की तरफ से। इसको कहा जाता है, जैसे उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसे दिए जाएंगे। साथ ही साथ हर साल हर परिवार के 5 लाख का निशुल्क लाभ कवर मिलेगा। जैसे परिवार के आयु की किसी भी कोई सीमा नहीं होगी। जैसे मान लो किसी एक घर में एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, अब उसको घुटना रिप्लेस करवाना है, यानी कि नी रिप्लेसमेंट करवाना है। घुटना रिप्लेस करवाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसे खर्चे होते हैं, तो 5 लाख का 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकार वहन करती है। अगर उस घुटने में मान लो 7 लाख खर्चा आ रहे हैं, तो 7 लाख में से 5 लाख सरकार देगी, 2 लाख को तो खर्चा करना ही पड़ेगा। तो ऐसा सरकार का मानना है कि जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी स्वस्थ रहता है, और मन स्वस्थ रहता है तो वो व्यक्ति निरोग रहता है, आरोग्य रहता है। अब जब आरोग्य रहेगा तो जाहिर सी बात है खुशहाली आएगी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का सही मतलब, सही मकसद पता चल पाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग आयुष्मान भारत योजना के बारे में समझेंगे। आयुष्मान भारत योजना जो कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के तहत आता है, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत इसको लाया गया। आयुष्मान भारत योजना जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम्स जो लॉन्च की गई थी 25 सितंबर या 28 सितंबर को भी लॉन्च की गई थी। यह केंद्र सरकार के द्वारा हेल्थ पॉलिसी 2017 लाया गया था, उसी के अकॉर्डिंग इसको इंप्लीमेंट किया गया। इसको केंद्र पूरी तरीके से स्पॉन्सर्ड करता है, यानी कि केंद्र सरकार स्पॉन्सर्ड करता है। अब जब स्पॉन्सर्ड होते हैं तो किस किस योजनाओं के अंदर लाया गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत और सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत। एग्जाम में आपके फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत RSBY का फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हो जाएगा। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम SCHIS हो जाएगा। इस स्कीम के जो CEO बनाए गए हैं जिनका नाम है इंदु भूषण, ठीक है। और आयुष मंत्रालय कौन देख रहा है? अभी अभी मैंने बताया कि आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल देख रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल इनके पास ये मंत्रालय है, ठीक है। चले तो अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड। भारत की जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएं हैं उसको किस नाम से लागू की गई है? उसको किस नाम से लागू की गई है? आयुष्मान भारत के नाम से लागू की गई। किस नाम से? आयुष्मान भारत के नाम से लागू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई है? आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस ईयर में या किस सन में की गई है? तो 23 सितंबर, कहीं कहीं आपको 25 सितंबर भी दिखेगा, तो 25 सितंबर या 23 सितंबर दोनों सही है। इंप्लीमेंटेशन 25 सितंबर से हो गया था, तो 25 सितंबर 2018 से आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई है। अब क्वेश्चन आता है कि आयुष्मान भारत स्कीम जो केंद्रीय योजना में शामिल हो जाएगी या हुई है, उसको कौन कौन सी योजनाओं में से शामिल किया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो यहां पे 2 योजनाएं जो कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल हुई हैं, एक तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
दूसरा, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दो योजनाएं फलीभूत की जाती हैं, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी कहते हैं और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह से रिस्क कवर बीमा योजना में से आती है। अब आप कहेंगे कि सर ये आयुष्मान भारत स्कीम में क्यों लिया जा रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति एक्सीडेंटल केस होता है और उसको किसी मुआवजे की जरूरत पड़ती है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत उनको पैसे या जो अमाउंट है, रिस्क कवर अमाउंट है, उनको दिया जा सके। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, SCHIS। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 3 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, योजना के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि यहां पे इस योजना की बात की जा रही, किस योजना की बात की जा रही? आयुष्मान भारत योजना की बात की जा रही। आयुष्मान भारत योजना की सीईओ कौन है? आयुष्मान भारत योजना की इंदु भूषण है, इंदु भूषण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर अंडर द स्कीम ऑफ द फॉर द बेनिफिशियरी? जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो योजना है उसका बीमा कवर कितना है, बीमा कवर की राशि कितनी है? तो आयुष्मान भारत की जो बीमा राशि है उनका मुफ्त इलाज कितने तक का हो सकता है? 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि हर एक परिवार को या हर एक परिवार के एक सदस्य को 5 लाख तक की मुफ्त बीमा राशि दी जा सकती है, हेल्प मेडिकल असिस्टेंट मिला जाएगा। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ केयर स्कीम है। ये हेल्थ केयर स्कीम सबसे बड़ा स्कीम है जो भारतवर्ष का ही नहीं विश्व का भी है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गठित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन परिषद का प्रमुख कौन माना जाता है? यहां पे हु विल बी द हेड आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन काउंसिल, जिसको ABNHPMC कहा गया। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, नीति आयोग या चेयरमैन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके प्रमुख जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी कि आयुष मंत्रालय की तरफ से ये शुरू किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की तरफ से भी शुरू किया गया। तो कुछ समय पहले इसको जोड़ दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन दोनों को ऐड किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये दोनों ही मंत्रालय इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अब आते हैं हम लोग एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में समझते हैं। भारत में जो सरकार है वो सरकार, केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ठीक है, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और ये फंड स्कीम सन 1952 के एक्ट के तहत EPF फंड स्कीम लागू की गई थी। अब आते जानते हैं आज EPF स्कीम्स क्या क्या थी, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है हमारे देश में और कैसे ये काम करता है। चले देखते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के फायदे क्या हैं। सबसे पहले आप लोग तैयारी तो कर रहे हो एम्प्लॉइज EPFO के एग्जाम की, लेकिन EPFO में कर्मचारी जो नियुक्त किए जाते हैं या EPFO का जो बेसिक फायदा होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, वो फायदा क्या होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि EPFO का हेडक्वार्टर कहाँ है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसको चलाने वाली चेयरमैन कौन है?
इनको चलाने वाले चेयरमैन ईपीएफओ की चेयरमैन है, जिनका नाम है नीलम शमी राव। नीलम शमी राव, नीलम शमी राव। इनको याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इक्वल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, क्या होता है कि बराबर बराबर का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है ईपीएफओ में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति की 50,000 आय है, 50,000 महीना। अब ये पीएफ कटता है उसके अकाउंट से, ठीक है, पीएफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्रिएट किया जाता है और पीएफ डिडक्ट होता है। अब पीएफ में मान लो 10% डिडक्शन होता है, तो 50,000 का कितना हो गया, 10%, 5,000 हो गया। तो ये 5,000 जो डिडक्शन हो रहा है वो एम्प्लॉइज के खाते से डिडक्ट किए जाते हैं, और 5,000 जो है ये बेसिक कंपनी एम्प्लॉयर के द्वारा दिए जाते हैं, जो कि फंड में इकट्ठे होते हैं। और ये इसको सपोर्ट कौन करता है, केंद्र सरकार या जो उस कंपनी के जो एम्प्लॉयर है उनके द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। पूरे के पूरे जो एम्प्लॉइज यानी कि ईपीएफओ में इंटरेस्टेड जो होते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्टेड बहुत बढ़िया मिलता है। यहां पे अमाउंट कैन बी विड्रॉन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, अगर किसी प्रकार की कोई अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है तो वो पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। आइडियल रिटायरमेंट प्लान होती है, रिक्वायरमेंट फंड होती है, किसी भी प्रकार की किसी रिक्वायरमेंट होती है तो उस वक्त इस पैसे की जरूरत पड़ती है। साथ ही इसमें कोई टैक्स कटता नहीं है, यानी कि एटीसी के तहत यहाँ पे टैक्स, इनकम टैक्स एटीसी के तहत कोई टैक्स डिडक्शन से नहीं होते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का जो हिस्सा होता है वो 12% ईच बाय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे 10% बताया, ठीक उसी तरीके के एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया था 10%। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 12% का होता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की 100 रुपए आय है इनकम, तो 100 रुपए में 12 रुपए क्या होगा, 12 रुपया एम्प्लॉय के अकाउंट से डिडक्शन होगा, तो उसको सैलरी के रूप में कितने मिलेंगे, 88 रुपीज मिलेंगे। लेकिन ये 12 रुपया सिर्फ और सिर्फ कट नहीं रहा है, ये 12 रुपया पीएफ फंड में जा रहा है, जिसमें कि 12 रुपया एम्प्लॉयर खुद ऐड ऑन करके देगा, तो यानी कि इसको 24 रुपया मिल रहे हैं, 24 रुपीज मिल रहे हैं। क्लियर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो इंटरेस्ट रेट होता है जो एनुअली, वो डिसाइड कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। हर साल ये डिसाइड कौन करेगा, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के जो रेट ऑफ इंटरेस्टेड होते हैं सालाना कितने परसेंटेज देने चाहिए, कितने नहीं देने चाहिए, ये वित्त मंत्रालय की तरफ से तय किए जाते हैं। जैसे कि इस वक्त 8.1% चल रहा है, 8.1% ईपीएफ परसेंट चल रहा है। इमरजेंसी कॉर्पस, यानी कि अगर किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल नीड्स होती है तो वो पैसे निकाल सकते हैं। प्रीमेच्योर विड्रॉ भी किए जा सकते हैं। प्रीमेच्योर विड्रॉ यानी कि पूरे मंथ में अगर किसी प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है तो उसका 75% पैसा वो विड्रॉ कर सकता है। इसमें साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति की किसी दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है या मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके नॉमिनेशंस को पैसे मिल जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन के रूप में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पैसे देते हैं, और किसी भी प्रकार का टैक्स जो होता है, टैक्स डिडक्शन नहीं होता है। टैक्स बेनिफिट प्लान भी ईपीएफओ के द्वारा यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के द्वारा दिया जाता है। अब जानते हैं कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में जो प्रोविजन है यानी कि जो एक्ट है वो कब आया था, सन 1952 में, 1952 में इसको लाया गया था। और ये किस लिए लाया गया था कि किसी भी इंडस्ट्रियल वर्कर जो काम कर रहे हैं उनके भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके फायदे के लिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसके बाद उसको कोई चीज फायदा मिल रही है कि नहीं, या किसी व्यक्ति या किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो जो उनके ऊपर निर्भर परिवार है उनको वो राशि मिल सके। ये बेसिकली ये एक्ट जो लाया गया था ये सोशल सिक्योरिटी मीजर के तहत, ये पैरामीटर जो बनाया गया था सोशल सिक्योरिटी मीजर के तहत इनेक्टेड किया गया, और इसको रिटायरमेंट बेनिफिट का भी नाम दिया गया। इसका फायदा या इसका ऑब्जेक्टिव यही था
कि किसी भी प्रकार की जो फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सके, जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं या जो काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको उसका फायदा मिल सके, चाहे उनके डेथ पे, चाहे उनके रिटायरमेंट पे, या चाहे उनकी बेरोजगारी पे। ठीक है, अगर वो बेरोजगार भी हो जाते हैं या उनकी नौकरी भी चली जाती है, तो उस वक्त प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ से वो पैसे 75% विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम्स है वो लाया कब गया था? ये सेक्शन 5A, सेक्शन 5B और रीजनल कमेटी सेक्शनल 5AA के द्वारा किया गया। यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का जो प्रावधान है वो बेसिकली प्रोविजन एक्ट 1952 के सेक्शन 5A में क्या बताया गया कि सेंट्रल बोर्ड के द्वारा ये स्कीम संचालित की जाएगी। सेक्शन 5B में क्या बताया गया? 1952 के सेक्शन 5B में जो राज्य स्तरीय बोर्ड है उनके द्वारा संचालित की जाएगी। साथ ही साथ सेक्शन 5AA में यानी कि प्रोविजन एक्ट 1952 की सेक्शन 5AA में क्या डिफाइन किया गया कि जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का जो चीफ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, उनकी जो कमेटी डिफाइन की जाएगी वो पूरी तरीके से अपॉइंट किए जाएंगे। जैसे इस वक्त नीलम शमी राव है, तो नीलम शमी राव के अंतर्गत जो कमेटी होगी उसके द्वारा ये इस एक्ट को पूरी तरीके से फॉर्मलाइज किया जाएगा। ठीक, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ ऐसे 4 स्कीम है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए थे। वो स्कीम कौन कौन सी है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम जो कि 1952 में आया था, एम्प्लॉइज फैमिली पेंशन स्कीम जो कि 1971 में आया, द एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जो कि 1976 में आया, और एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम जो 1995 में आया। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये अलग अलग नियम है। अब मैं आपको बताता हूं, जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम होती है, ईपीएफ स्कीम होती है, उस स्कीम के अंतर्गत ये चारों स्कीम लाए गए जिनको एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 बोला गया। अगर किसी प्रकार का पेंशन उठाना है तो एम्प्लॉइज फैमिली पेंशन स्कीम 1971 बताया गया। साथ ही अगर उनकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत कोई डिपॉजिट लिंक्ड की जा रही है तो डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 ये डिफाइन किया गया। साथ ही साथ पेंशन स्कीम 1995 में जो आया था संशोधन होके उसको डिफाइन किया गया। तो ये हो गया आपके कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम जो कि 1952 के तहत किए जाते हैं। अब बात करते हैं जो 1952 में सेक्शन 1 में ये क्या योग्यता रखती है, इसके बारे में समझते हैं कि उसमें बताया गया सेक्शन 1 की शेड्यूल 1 में बताया गया कि जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर हैं और जितने भी फैक्ट्री में काम करने कर्मचारी हैं उनको जो एम्प्लॉयर हैं वो अपने सभी के सभी कर्मचारियों को इस नियम को फॉलो करवाना है सेक्शन 1 में। यानी कि हर हाल में 20 या 20 से ज्यादा जितने भी कंपनी है, अगर एक कंपनी है उस कंपनी में 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो प्रोविडेंट फंड एनी हाउ ओपन करवाना ही करवाना है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड ये नियम है। 20 या 20 से ज्यादा जिस भी कंपनी में कर्मचारी हैं तो हर हाल में इनको सेक्शन 1 के तहत क्या करवाना है? 1952 के सेक्शन 1 के तहत पीएफ अकाउंट ओपन करवाना है। पीएफ अकाउंट जिसको बोला जाता है प्रोविडेंट फंड अकाउंट बोला जाता है, जिसे हम लोग बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक उसी तरीके से पीएफ अकाउंट होता है। एनी एस्टैब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी प्रकार से केंद्रीय सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन आती है तो उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करवाना। अगर चेंजेस होती हैं तो उनको चेंजेस भी करना पड़ेगा। तो ये एक्ट जो कि सबसे पहले लाया गया था मैंगलोर गांधी बीडी वर्कर्स VUOI एंड PM पटेल VUOI। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये जो एक्ट आया था सबसे पहले वो किस में सबसे पहले आया था? मैंगलोर गांधी बीडी वर्कर्स VUOI और PM पटेल VUOI के अंतर्गत आया था। ठीक है, ये प्रोविडेंट फंड के नियम के अंतर्गत आया। चलिए अब जानते हैं यहां पे सबसे पहले जो 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय
जो हेल्ड हुए थे आंध्र यूनिवर्सिटी रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के द्वारा इसको बनाए गए थे। अब आते देखते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, यानी कि इस एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है उसमें कहां पे कार्य नहीं हो सकता। ये एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग थिंग्स, ये जो नियम है कुछ ऐसे नियम पर फॉलो नहीं होती, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट होती है, जिसको हम लोग प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज भी कहते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स में कंपनी बन जाती है जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत काम करते हैं, उनको उस पे इस दायरे में, इस नियम के दायरे में नहीं लाया गया। ठीक इसी तरीके से स्टेट रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एम्प्लॉय, जिसमें 50 या 50 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं, उसमें जो काम कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार के ये नियम फॉलो नहीं किए जाएंगे। 50 या 50 से ज्यादा कोई व्यक्ति जिनकी एक्सपायरी यानी कि 3 साल से ज्यादा उनकी मृत्यु हो चुकी है, मतलब 3 साल उस कर्मचारी उस फैक्ट्री में या कुछ कंपनी में काम करते हुए 3 साल से ऊपर हो गया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे मान लो ए नाम का कंपनी है, ए नाम की कंपनी 2019 में किसी व्यक्ति के नाम, किसी व्यक्ति XYZ की मृत्यु हो जाती, अब वो जो भी प्रोविडेंट फंड क्लेम करेगा वो कब तक कर सकता है, 3 साल, यानी कि 2022 तक उसके नॉमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते हैं। ये बताने का मतलब यही हो गया। इसी तरीके से जिसमें 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं और 50 से कम एम्प्लॉय हैं, उनकी जो एक्सपायरी होगी 5 साल काउंट की जाएगी। ठीक है, ये एक तरह से जो नियम बनाया गया था, ये पूरी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए बनाया गया था, और किसी भी तरीके की कुछ सरकमस्टांसेस में जो चेंजेस आएंगी उसको चेंजेस करने की भी कवायद पेश की गई थी। चलिए बात करते हैं सेक्शन 2 में, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, जो कि 1952 में आया था, और इसके सेक्शन 2 में क्या परिभाषा दी गई है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू एन एस्टैब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू और under the control of the central government or in relation to any other establishment the state government, यानी कि किसी भी प्रकार से जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है या एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, या रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, या कोई और जो गैजेटेड ऑफिसर है, उसकी जवाबदेही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी। यानी कि सरकार की तरफ से जवाबदेही एनी ऑफिसर, यानी कि ये ऑथराइज्ड ऑफिसर है जिनको परिभाषित किया जाएगा। ईपीएफओ में कोई भी शिकायत वगैरह हो गई तो ये देखते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 में क्या डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 में कुछ और भी डेफिनेशन डिफाइन की गई है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में आया था। इसमें बेसिक वेजेस की परिभाषा दी गई है, यानी कि आप कह सकते हैं दिहाड़ी, एक मजदूर की दिहाड़ी परिभाषित की गई है कि ये दिहाड़ी कैसे बनेगी। इसका मतलब जिस भी एक एम्प्लॉय के द्वारा कोई भी चीज कमाई जा रही है, यहां पे ड्यूटी के अनुसार या किसी अकॉर्डिंग के अनुसार, तो कोई जो एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसको पे किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस में कि कैश वैल्यू ऑफ एनी फूड कंसेशन, यानी कि कैश के बदले खाना दिया जाएगा या खाने के बदले कैश दिया जाएगा, ये इंक्लूड नहीं किया गया। किसी भी प्रकार का डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस या ओवर टाइम अलाउंस, बोनस कमीशन या कोई सिमिलर अलाउंस जो होगा वो एम्प्लॉय के कार्य में कोई फर्क नहीं आएगा। एम्प्लॉयर उतना ही देगा जितना एम्प्लॉय की डिमांड की गई है। एनी प्रेजेंट्स मेड बाय द एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर यानी कि जो कंपनी है, कंपनी जो अपने एम्प्लॉय को देती है, वो सारे नियम इसमें फॉलो नहीं किए जाएंगे। ये बंधुआ मजदूरी या मूल मजदूरी की एक डेफिनेशन निकल कर आई थी। सेंट्रल बोर्ड सेक्शन 5 में एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर प्रशासन के तौर पर देखा जाए तो ये ऑफिशियल गैजेट की नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के द्वारा
कुछ ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि ईपीएफओ का जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो प्रशासन है वो किस किस नियम को फॉलो करता है। सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड, जो उनके जो सेंट्रल बोर्ड के जो मेंबर होते हैं वो सेक्शन 5 को फॉलो करते हैं। इसमें फंक्शन क्या है, इसमें सेक्शन 6 और सेक्शन 6C में ये डिफाइन किया गया है कि जो सेक्शन सेंट्रल बोर्ड है उनके जो फंड है उनके फंड का सही उपयोग सदुपयोग किया जाएगा। यानी कि जो एम्प्लॉय का जो फंड बनाया जा रहा है, अकाउंट नंबर बनाया जा रहा है, उनके फंड को सही तरीके से सही समय पे उपयोग में लाया जाएगा। केंद्रीय बोर्ड का कर्तव्य केंद्र सरकार को अपने काम और गतिविधियों की सालाना रिपोर्ट भेजना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके कर्मचारियों के द्वारा कितने कर्मचारी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका पूरा गतिविधि रिपोर्ट तैयार करना, ये सरकार का काम है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल बोर्ड के जो कुछ सेक्शन 5 दिए गए हैं, इसमें डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है क्या कि चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के द्वारा जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, जैसे चेयरमैन इस वक्त कौन है, नीलम शमी राव है, नीलम शमी राव है, तो उनको प्रशासन के तौर पे जो नियुक्ति दी जाएगी वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। और नीलम शमी राव जो है नियुक्ति मिली है वो सेंट्रल बोर्ड के सेक्शन 5 यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 की सेक्शन 5 के तहत इनको नियुक्ति दी गई है। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो कि एक्स ऑफिशियल होगा। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल के बीच में 5 व्यक्तियों से ज्यादा बड़ी बैठक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो बोर्ड के मेंबर होंगे वो 5 व्यक्तियों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ जो हर एक राज्य से जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उनकी संख्या 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये किसकी बात की जा रही है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के सेक्शन 5 के अंतर्गत जो प्रशासन होगा जिनकी नियुक्ति की जाती है उसकी बात की जा रही है। ठीक उसी तरीके से जो एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉयर का इस्टेब्लिशमेंट 10 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एम्प्लॉय की जो स्थापना 10 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि नियोक्ता का प्रतिनिधित्व 10 लोग करेंगे और जो कर्मचारी का प्रतिनिधित्व 10 लोग करेंगे। इसमें कुछ अलग अलग नियम बनाए गए हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव कमेटी सेक्शन 5AA में ये सेंट्रल बोर्ड की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी ये डिफाइन किया गया। वो क्या डिफाइन किया गया कि केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों में केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त अध्यक्ष किए जाएंगे। इसमें सेक्शन 5A के तहत यहाँ पे खंड बी में व्यक्तियों से केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। केंद्रीय सरकार के द्वारा 5A की उपधारा 1 के अंतर्गत 3 व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। ये नियुक्ति प्रशासन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ स्टेट बोर्ड के जो सेक्शन है वो 5B में बनाए गए, यानी कि स्टेट बोर्ड के जो सेक्शंस होंगे केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होंगे। साथ ही साथ स्टेट प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत जो स्टेट बोर्ड होंगे या जो राज्य बोर्ड के जो सदस्य होंगे वो कहां से कैसे आएंगे, ये इस नियम को डिफाइन किया गया, यानी कि राज्य बोर्ड खंड 5B में डिफाइन किया गया। इसी तरीके से रीजनल कमेटी बनाई गई है। रीजनल कमेटी कौन कौन से हो सकते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम या किसी भी प्रकार की स्कीम की जो प्रशासकता है वो डिफाइन करती है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम जो 1952 में लाया गया, इसमें यह कहा गया कि एक एम्प्लॉय को पे करना है कुछ सर्टेन कंट्रीब्यूशन और इक्वल कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर। जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति की 1,15,000 मंथ से कम सैलरी है तो वो ईपीएफओ में शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर 15,000 से ज्यादा है तो वो एम्प्लॉइज पे करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिया हुआ है कि अगर यहां पे एट द टाइमिंग ऑफ ज्वाइनिंग इज नॉट एलिजिबल एंड इज कॉल्ड ए नॉन एलिजिबल एम्प्लॉय, जैसे 15,000 किसी व्यक्ति को मिल रहे हैं, ठीक है, तो 15,000 में 1,500 रुपया या 15,000 का 12% कितना हो जाएगा, 12% होता है ना, तो 15,000 का 1,500 का 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 12 6 18, तो यहां पे 1,800 रुपया
1800 रुपया उसके अकाउंट से डिडक्ट होगा, यानी कि 15,000 नहीं मिलेगा उसको, 1800 रुपया कम मिलेगा। लेकिन जब सर एम्प्लॉयर के द्वारा 1800 रुपया इसको एक्स्ट्रा डाला जाएगा, इसको कहते हैं पीएफ। ठीक है, यानी कि एक कर्मचारी जो निर्धारित सीमा 15,000 से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है, उसको पीएफ आयुक्त की अनुमति के साथ पीएफ अकाउंट उसका ओपन किया जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? कंट्रीब्यूशन 12% एम्प्लॉयर का होता है, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया। जैसे अगर किसी व्यक्ति की 15,000 से ज्यादा उसकी इनकम है या सैलरी है, तो नियोक्ता के द्वारा यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा जो भुगतान किया जाएगा उसका 12% उसके मूल वेतन का किया जाएगा। और साथ ही साथ महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता भी दिया जाएगा। महंगाई भत्ता का मतलब ये हो गया कि जो उसकी डियरेंस अलाउंस है, साथ ही साथ वेजेस प्लस है, उसको दिए जाएंगे। इतनी अंशदान कर्मचारी जो दी जाती है, उनके 20 से कम कर्मचारियों की नियुक्ति रहेगी तब 10% योगदान रहेगा। यानी कि किसी भी कर्मचारी या किसी भी कंपनी में 20 से कम कर्मचारी हैं तो 12% की बजाय 10% डिडक्शन होगा। ये अंतिम पीएफ निपटान का जो दावा किया जाएगा वो 55 साल की आयु, पहले 58 साल था, पहले 60 साल था, फिर 58 साल हुआ, फिर अब 55 साल हो गया। यानी कि 55 साल के बाद कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है, तो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट होता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसको पीएफ अकाउंट से पैसे दिए जाएंगे। साथ ही साथ शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी की सारी चीजें उनको फैसिलिटीज दी जाएंगी। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 में भी यही स्कीम बताई गई है, जिसमें बताया गया है कर्मचारी पेंशन योजना। अगर कोई कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसके अकाउंट से, जो कर्मचारी पेंशन योजना के अकाउंट से, उसके अकाउंट से पैसे डिडक्शंस होते हैं और 12% का कर्मचारियों का योगदान पूरी तरीके से ईपीएफ खातों में जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद उसको 8.33% का के साथ रिटर्न भी मिलता है। हर महीने जो वेतन जो है 1.16% कर्मचारी पेंशन यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जोड़ी जाती है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की कमाई है 15,000 रुपया महीना, तो 15,000 रुपया महीने के हिसाब से उसकी अधिकतम प्रतिमाह 1250 रुपया उसके पेंशन स्कीम में जोड़ा जाएगा और 8.33% का ब्याज दिया जाएगा। अब इसकी योजना की जो पात्रता है वो 10 साल की पात्रता पूरा होने के बाद ही वो पैसे को विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, ये कुछ स्कीम्स हैं जो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के बारे में डिफाइंड किए गए। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन योजना जो सेवानिवृत्ति और अमान्यता पर सदस्य को आजीवन पेंशन मिलता है, ये कर्मचारी पेंशन योजना जो कि 1995 में बताया गया। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज है उसकी मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी प्रकार की पूंजी वापसी जो होती है या पैसे अपने विड्रॉ कर सकते हैं तो उसको कॉर्पस एक्विजिशन कहते हैं। पेंशन राशि का 1/3 पेंशन होने पर कंप्यूटेशन किए जाएंगे यानी कि कंपनसेशन के तौर पर दिए जाएंगे। 68 साल की आयु के बाद होने के बाद योजना की सदस्यता का प्रतिधारण होना चाहिए। तो ये तो सारी स्कीम्स हो गई जो कि आपकी कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, इसके बारे में हम लोग कल समझेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी आपको समझनी बाकी है। बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जिनको आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। तो अभी तक हम लोग कर्मचारी पेंशन योजना के तक पहुंचे हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर वाइज भी लेकर आएंगे। आई होप आप सभी लोग इस चीजों को बहुत ही सिंसियरली तरीके से समझ रहे होंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।